Sam owns a retail business. He does not maintain full accounting records. All sales are made on cash basis and purchases of goods for resale are made in cash and on credit. सर लाइन से ही पता चल जाएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है, मैंने आपको बताया था। जब भी एग्जाम में ये लाइन आएगी डज नॉट मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो या तो सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। यहाँ सेल्स और परचेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि सिंगल एंट्री में ज्यादातर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनवाता है। तो इस वर्ड से हमें एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होगा बेटा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। और मैंने आपको 10 स्टेप्स पढ़ाए थे, 9 स्टेप्स पढ़ाए थे। स्टेप 1 सेल्स, स्टेप 2 परचेजेस, स्टेप 3 ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टेप 4 बैंक अकाउंट, स्टेप 5 एक्सपेंस एडजस्टमेंट जिसमें पाप का अकाउंट बनाते हैं, स्टेप 6 इनकम एडजस्टमेंट जिसमें अप्पा का अकाउंट बनाते हैं, स्टेप 7 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। बताया था अगर डेट और मेथड दिया हुआ होगा तो वही फॉलो करूंगा, वरना रीवैल्यूएशन मेथड करूंगा। स्टेप 8 डिस्पोजल अकाउंट का गेन लॉस और स्टेप 9 कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का अकाउंट। तो आपसे कहता है एट 1 जनवरी 2025 बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग, इसका मतलब बीडी की वैल्यूज दे रहा है बेटा। और आपसे क्लियरली कह दिया है कि सेल्स कैश पे है, लेकिन परचेजेस जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों है। तो हमने तो कैश सेल्स निकालना सीखा था बेटा, आपको याद होगा कैश का अकाउंट बनाते थे हम। उसके बाद कहता है सर उसके बाद आपको ये ओपनिंग पेबल्स वगैरह दिए हैं, फिर आपको रिसिट्स एंड पेमेंट्स दिए हैं। उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं बेटा, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स की एडजस्टमेंट दी है, एक पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स दिया है, और आपको बाकी ये चीजें दी हुई हैं। आपसे कहता है पहले पार्ट में कैलकुलेट द टोटल परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो हमारे स्टेप के हिसाब से अगर आपको याद हो तो स्टेप 2 होता था बेटा ये, जिसमें हम टोटल परचेजेस निकालेंगे बेटा, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। मैंने आपको बताया था बेटा कि कैश परचेजेस में जैसा कहेगा वैसा करूंगा, और क्रेडिट परचेजेस के लिए मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का अकाउंट बनाऊंगा बेटा। तो आ जाएं सर, क्रेडिट परचेजेस के लिए हम बना लेते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है सर। सर बैलेंस बीडी यहाँ आता है, पढ़ा है हमने। बैलेंस सीडी यहाँ आता है सर। सर पेमेंट टू, पेमेंट जितनी भी की है हमने, पेमेंट टू पेबल्स बेटा, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स यहाँ आता है। और अगर डिस्काउंट वगैरह भी होगा तो हम देख लेंगे। तो आ जाएं सर जरा अभी बात कर लेते हैं। सर आपसे सबसे पहले तो आपको ट्रेड पेबल्स का बीडी गिवन है बेटा 4914। बीडी है बेटा तो ले लें 4914 बीडी के अंदर। उसके बाद आपसे कहा है एट 31 दिसंबर 2025, यानी बैलेंस सीडी आपको दे रहा है बेटा। और बैलेंस सीडी में ट्रेड पेबल्स है बेटा 5520, तो बीडी भी दिया हुआ है और सीडी भी दिया हुआ है। उसके बाद बेटा और कहीं ट्रेड पेबल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कैश टेकिंग्स बैंक है, जब हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद सर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है। हाँ, आपसे ये कह रहा है बेटा कि पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स वर मेड आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट्स ऑफ 390, तो कैश डिस्काउंट है सर 390 का, ले लें डिस्काउंट रिसीव्ड 390। सही है सर। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है सर, 5 मार्क्स मुफ्त के हैं यकीन माने। उसके बाद बोलता है देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 680 फॉर पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल एट द ईयर एंड। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन बैंक में अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। सर अगर मैं पेमेंट्स में जाकर देखूं, सर ये बैंक स्टेटमेंट से निकला है। अगर आप देखो बैंक स्टेटमेंट से निकलने का मतलब हमारी कैश बुक से में तो रिकॉर्ड हो चुका है बेटा, जिस दिन हम चेक फाड़ेंगे हम उसी दिन जो है वो क्या करेंगे बेटा, अपने कैश बुक को कम कर देंगे। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरा पेबल्स बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक वाला मेरे बैंक को कम नहीं करेगा। इसका मतलब एग्जाम में आपको ये जो ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं इसमें अनप्रेजेंटेड चेक एडजस्ट नहीं हुए हुए हैं, एक्चुअल में हमने पेमेंट कर दी है बेटा। तो सर अगर हमने पेमेंट, क्योंकि बैंक में तो आ रहा होगा कि हमने कितनी पेमेंट की है, ये वाला तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू ही नहीं आ रही होगी, तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं बेटा। तो मेरा जो पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स है वो 35724 नहीं होगा बेटा। वो कैसे निकलेगा देखिएगा, 35724
मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ, प्लस अनप्रेजेंटेड चेक, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो पेमेंट आ ही नहीं रही होगी। एक्चुअल में हम चेक फाड़ चुके हैं, हम जो है वो पेबल को चेक दे भी चुके हैं, उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो अनप्रेजेंटेड चेक कितना है सर? 680। तो बताएंगे ऐड करके क्या वैल्यू आती है मेरी पेमेंट्स टू पेबल्स की? हाँ भाई, जरा बताएं, क्या वैल्यू आती है हमारी पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स की? बताएगा कोई? हाँ दोस्त, जल्दी से ऐड करके बता दें बेटा, कितनी आ रही है वैल्यू? बोलो बेटा, क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ भाई। सर 36404। क्या ये पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स हमें क्लियर है? हाँ दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। नबिया, हमने पे कर दिया लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट है। अगर ये कहता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट डिपॉजिटर का है, तो डिपॉजिटर यानी मैं हूं, मैं तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका होता बेटा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से, इसलिए ऐड कर रहा हूं। चले आए। तो जरा मुझे टोटल बताएंगे बेटा, कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा मुझे बता दें बेटा मेरा टोटल कितना आता है, और फिर मुझे बता दें मेरा क्रेडिट परचेजेस कितना आता है। पहले टोटल बता दो बेटा, कितना आ रहा है इसका, जल्दी से निकाल लो। और उसके बाद मुझे बता देना कि क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू कितनी है बेटा। जी सर, कितनी आ रही है? जरा बता दें टोटल की वैल्यू पहले तो, जल्दी जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी है। 42314। और सर जरा क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है? 42314 है या 315 है? 314 होगी बेटा। 37,400 है, चेक करो जरा भाई कितना आ रहा है। सर 37,400। सर उसके बाद आप कैश परचेजेस भी लेनी है बेटा, ये तो सिर्फ क्रेडिट परचेज आई है। कैश परचेजेस के लिए यहाँ पे आपको सिंपल दिया हुआ है, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल जो कैश से किए हैं बेटा, हमेशा दिया हुआ ही होता है, कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। कभी निकालना भी होगा तो सर हम कैसे निकालेंगे, एग्जामिनर बताएगा कि कैसे निकालना है, इसका कोई तरीका नहीं है बेटा, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है। तो 3172 मेरी कैश परचेजेस है बेटा। और मेरी क्रेडिट और मेरी क्रेडिट परचेजेज है बेटा 37,400। तो बता दोगे टोटल परचेजेस कितनी आएगी? हाँ भाई, ऐड करके बता दें सर। सर 40572। उसके बाद है सर, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है, आपको वर्किंग्स दी हुई हैं। तो आ जाए, हम हमारा स्टेप वन करेंगे बेटा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कैश सेल्स निकालने के लिए कैश का अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको याद हो बेटा। जिसका बीडी नहीं है, आई गेस बीडी सीडी है ही नहीं बेटा। सर आपसे कहता है, सर आपसे कहता है कहीं पे भी बीडी सीडी नहीं है बेटा। आपको बता रहा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कैश टेकिंग्स आ रही हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, होता क्या है कि जितने भी पैसे होते हैं सेल्स के, यहाँ पे लिख के भी दिया है उसने, कैश टेकिंग्स वर बैंक आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्ट पेमेंट्स। तो मेरे पास जो भी कैश सेल्स का पैसा आया है, उससे मैं दो काम करता हूँ बेटा। एक तो मैं कुछ पेमेंट्स कर देता हूँ बेटा, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाती है उसको मैं डाल देता हूं बैंक में। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो सर, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, तो जब मैं ये बैंक में डाल रहा हूं पैसे, तो मेरा बैंक भर जाएगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। 79320 बेटा। मैं यहाँ पे टी अकाउंट में लिखता हूँ 79, मैं आपको उसी तरह करवा रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट बनानी है आप बना लें। 79320 ऑपोजिट नाम बैंक, क्योंकि हमने पैसे कैश सेल्स के बैंक में डाल दिए। उसके बाद हमने कुछ पेमेंट्स भी की हैं बेटा। सर कितनी पेमेंट्स की हैं? सर ड्राइंग्स की है 2850। सर 3172 की परचेजेस करी हैं, और वेजेस की हैं 13,860 की। 2850 और 3172। 2850, 3172। सर ये थी 2850 की ड्राइंग्स। सर ये थी 3172 की परचेजेस। और बेटा वेजेस की कुछ पेमेंट की है हमने। सर वेजेस की कितनी पेमेंट की है हमने? 13,860। इन सबको ऐड कर लो बेटा, तो आपके पास कैश सेल्स आ जाएगी। जरा बताएंगे कितनी आती है कैश सेल्स? हाँ भाई, जरा बताएंगे कितनी आती है कैश सेल्स बेटा? 99202।
कोई अगर बच्चा सबको ऐड करके टी अकाउंट ना बने और सबको ऐड कर दे तो भी एक ही बात है बेटा। सर उसके बाद आपसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना। हम अपने स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं बेटा। तो स्टेप वन सेल्स था, स्टेप टू परचेजेस था, स्टेप थ्री ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है बेटा, अगर आप चेक कर लो। और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है बेटा, ये रहा। तो स्टेप थ्री करने की जरूरत नहीं है। स्टेप फोर बैंक अकाउंट होता है, कोई जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट बनाने की, क्योंकि एसओएफ भी नहीं बनानी। स्टेप फाइव एक्सपेंस एडजस्टमेंट। अब इसने मुझे पहले वर्किंग्स दी है, मैं वो कर लेता हूँ बेटा। तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, हमने पढ़ा था बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस बेटा, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं। और सवाल में और कुछ पढ़ो, कुछ ये ड्राइंग्स किस चीज की थी सर? सर लिखा नहीं, ये ड्राइंग्स कैश की थी बेटा, हाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ड्राइंग्स कैश की हैं बेटा। यस सर। तो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बेटा सुनना है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलवा रहा है अलग से, फिर भी है ना बच्चे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट में जाके ओपनिंग सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा ब्रेकडाउन लिखते हैं। अबे भाई अगर उसने तुमको ये वर्किंग का जगह दे दिया है बेटा, तो फिर तो जो है आप फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाने की वहां जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप आराम से जो है वो ले लोगे। तो कैरेज इनवर्ट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ट्स भी है। तो सर आ जाए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। सर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 8792, परचेजेस 40572 है। 8792, 40572, 40572 है ना? यस सर। और कैरेज इनवर्ट्स ये रहा बेटा, कैरेज इनवर्ट्स अगर आप देखें 148 का। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा 11434, 148 और 11434, 148 और 11434। अब मैंने यहाँ जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया है, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अलग से कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाने की जरूरत नहीं, मैं वहां डायरेक्ट सेल्स माइनस कॉस्ट कर सकता हूं। जरा बताएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या वैल्यू आ रही है? हाँ भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या वैल्यू आ रही है, बता दें भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। बोलो बेटा कितनी आ रही है? इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। हाँ भाई कितनी? तो सर 38078 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेटा। सर उसके बाद वो आपको डेप्रिसिएशन बोल रहा है, पहले इसके स्टेप्स कर लेते हैं बेटा। सर डेप्रिसिएशन का क्या बताया था आपको, अगर डेट और मेथड गिवन होगा तो वही फॉलो करूंगा, वरना रीवैल्यूएशन मेथड। तो चेक कर लेते हैं रेट, मेरे ख्याल से तो कोई रेट वेट नहीं दिया हुआ बेटा, नहीं दिया हुआ। सर रीवैल्यूएशन मेथड लगाना पड़ेगा। आ जाए लगा लेते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। सर क्या पढ़ा था? सर ओपनिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, वर्किंग है तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो बेटा। एड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, यहाँ डिस्पोजल भी है बेटा, लेस डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट और लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ये सब करूंगा ना बेटा, तो मेरे पास आ जाएगी डेप्रीसिएशन। और मैंने आपको बताया था बेटा, सवाल में डिस्पोजल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग कौन से होंगे। अगर डिस्पोजल नेटबुक वैल्यू पे है तो आप ओपनिंग क्लोजिंग भी नेटबुक वैल्यू पे लोगे। अगर डिस्पोजल कॉस्ट पे है तो आप नेटबुक ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू भी कॉस्ट पे लोगे। तो आ जाए सर मेरे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का कैरिंग वैल्यू है 20,800 बेटा। मैंने खरीदा है 3200 का, 20,800 प्लस 3200, आ जाए 20,800 प्लस 3200 बेटा। सर बेचने का कुछ कह रहा था, आए जरा पढ़ते हैं। सर कहता है सर इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 एट द टाइम ऑफ सेल। तो नेटबुक वैल्यू दी हुई है बेटा, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग भी नेटबुक वैल्यू होगा। तो 800 आपको डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू बता रहा है बेटा। और उसमें से अगर मैं क्लोजिंग लेस कर दूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है बेटा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का 19,500। तो बता देंगे डेप्रिसिएशन कितनी आती है? हाँ भाई बता दें डेप्रिसिएशन कितनी आती है? सर मेरी डेप्रिसिएशन आ रही है 3700। क्या? सर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कह रहा है, जनरल एक्सपेंसेस का पेबल का बीडी है बेटा, और जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड का सीडी है, यानी पाप का अकाउंट बनेगा बेटा, क्योंकि बीडी सीडी दोनों हैं। आ जाए बना लेते हैं पाप का अकाउंट बेटा जनरल एक्सपेंसेस का। आ जाओ।
सर प्रीपेड बीडी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो बेटा क्योंकि वर्किंग है। तो सर अक्रूड का बीडी दिया था उसने और प्रीपेड का सीडी दिया था, तो आ जाए ले लेते हैं। अक्रूड का बीडी था सर ये रहा 183, और सीडी है प्रीपेड का 770। तो वन तो 183 अक्रूड का बीडी है बेटा। 180, 183 और 770 आ जाए। 183 और 770, 183 और 770। चेक कर लेते हैं भाई पेमेंट कितनी की है रेसिट्स एंड पेमेंट्स के अंदर बेटा। तो सर रेसिट्स एंड पेमेंट्स के अंदर आपने पेमेंट की है बेटा जनरल एक्सपेंसेस की 4410, 4410। तो बता दोगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा? हाँ भाई। कितना जाएगा भाई बता दें जरा जल्दी जल्दी। सर 3457। सर इसी तरह रेंट का भी बना लूंगा, आ जाए अकाउंट बेटा। रेंट का भी दोनों चीजें गिवन है, चेक करो। सर सीडी गिवन है और बीडी भी गिवन है बेटा, आ जाए। तो पाप का अकाउंट बनेगा बेटा वही प्रीपेड बीडी, अक्रूड सीडी, प्रीपेड बीडी, और सॉरी प्रीपेड बीडी लिख रहा हूँ, अक्रूड बीडी सॉरी, और प्रीपेड सीडी। तो सर आपको दिया हुआ है प्रीपेड का बीडी, चेक कर लें आप बेटा। प्रीपेड का आपको बीडी दिया हुआ है, अदर रिसीवेबल लिखा हुआ है यानी बीडी है 320, और अक्रूड का आपको सीडी दिया हुआ है। तो थ्री 320 और 510 बेटा, 320 और 510 बेटा, ये सब जीरो है बेटा। चेक कर लेते हैं रेसिट्स एंड पेमेंट्स में कितनी पेमेंट हमने रेंट की है बेटा। तो सर रेंट की हमने पेमेंट की है, ये रही बेटा 8380। ले लें सर, बता देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है? 8380। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बता दो बेटा कितना आ रहा है? 9210। अब बेटा सारी वर्किंग के डब्बे खत्म हो गए हैं अगर आप चेक करें बेटा। हाँ सारे वर्किंग के डब्बे खत्म हो गए हैं सर, लेकिन अभी भी हमारे स्टेप्स रहते हैं अगर आपको याद हो। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 बैंक अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, स्टेप 5 कर लिए। स्टेप 6 इनकम की कोई एडजस्टमेंट है नहीं बेटा, तो अप्पा का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। स्टेप 7 डेप्रिसिएशन कर ली सर। स्टेप 8 डिस्पोजल अकाउंट सर, गेन और लॉस, आ जाए। डिस्पोजल एडजस्टमेंट, अब आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। सिंपल आपको पैसे दिए हैं, कैरिंग वैल्यू आपको बताइए कितनी थी? 800 कैरिंग वैल्यू थी। देख लेते हैं बेचा कितने का है, ज्यादा का बेचा है तो फायदा, कम का बेचा है तो नुकसान। तो रिसिट्स में आ रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। इसका मतलब सर 800 वाली एसेट आपने बेची है 945 की। कौन सा 320 प्रीपेड कैसे हुआ भाई? कौन पूछ रहा है ये 320 प्रीपेड? कहाँ है 320 प्रीपेड? 320 प्रीपेड, अच्छा ये वाला पूछ रही हैं आप, ये रहा। अदर रिसीवेबल लिखा हुआ है ना जैनब। अदर रिसीवेबल का मतलब तो प्रीपेड होता था मेरे लिहाज से। मुझे तो यही पता है, आपको भी यही पढ़ाया गया था लेकिन आपको याद नहीं है। तो सर 945 का बेचा है, 800 का कैरिंग वैल्यू था, तो 145 का गेन आ गया जो अदर इनकम में जाएगा। सर स्टेप 8 हो गया। स्टेप 9 ओपनिंग कैपिटल तब बनाना होता है जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना लूंगा। तो अब नो नीड टू शो कॉस्ट ऑफ सेल्स की पूरी प्रेजेंटेशन बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं वर्किंग में। तो दोबारा दोबारा डबल डबल नहीं करिएगा, मिस मरियम आपने किया हुआ है मैं देख रहा था। तो डब्बा आपने नीचे खाली रखा हुआ है और आपने ऊपर किया हुआ है 99202। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है बेटा, निकाल लिया हमने 38078। जरा बता दो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ भाई, ऐड अदर इनकम कर लेंगे बेटा। बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऐड अदर इनकम में दो इनकम्स है हमारे पास। सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 61124। सर अदर इनकम दो है हमारे पास, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा, और एक गेन ऑन डिस्पोजल।
तो सर डिस्काउंट रिसीव ऊपर पीएलसीए में आपको दिया हुआ था 390 बेटा, और गेन ऑन डिस्पोजल अभी नीचे निकाला है 145 का। ऐड करके बताओगे टोटल इनकम क्या है? पहले तो इनकम का टोटल बता दें और फिर उसका टोटल बता दें कितना आ रहा है। बोलो बेटा कितना आ रहा है 390 प्लस 145? बोलो यार जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी है। 535 ऐड करो कितना आता है? 95661, 61659 है, जरा चेक करो भाई। आप लोग कैलकुलेटर से तेज तो मेरा मैथमेटिकल मैथ चल रहा है। चलें एक्सपेंसेस पे हैं। सबसे पहले बेटा वर्किंग से उठा लें, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की बेटा देख लेते हैं अभी क्या वैल्यू थी। उसके बाद सर इसने हमसे वर्किंग करवाई थी जनरल एक्सपेंसेस की और रेंट की। 3700 डेप्रिसिएशन है बेटा, जनरल एक्सपेंसेस और रेंट बेटा आ जाए वैल्यू उठा लेते हैं, नीचे वर्किंग की है। जनरल एक्सपेंसेस है 3457 और 9210, 3457 और 9210 बेटा। सर मुफ्त के मार्क्स हैं, ये कितने मार्क्स का दिया है? गया 14 मार्क्स सर, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स हैं। सर उसके बाद आपने वेजेस की पेमेंट की है बेटा 13,860, वेजेस 13,860 बेटा। वेजेस का कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं था सर। सर उसके बाद पेमेंट्स पे आ जाएं तो बैंक लोन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। पेमेंट अब हमने 630 की है। लोन था कितने का बेटा? सर लोन था 8400 का 10% बेटा, तो 840 हमारा लोन इंटरेस्ट आ जाएगा, 8400 का 10%। क्योंकि पे हमने कम किया है, एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है। 8400 का 10% विच इज 840। जरा टोटल बता देंगे बेटा एक्सपेंसेस का कितना आ रहा है? हाँ भाई, कितना आ रहा है एक्सपेंसेस का टोटल बेटा, जल्दी से बता दें। बोलो बेटा कितना आ रहा है एक्सपेंसेस का टोटल? बोले सर कितना आ रहा है? 31067। बताओ बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? माइनस कर लें बेटा, 30592। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी से बताएं हाँ। चलें बेटा आगे हैं सर। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हाउ ड्राइंग्स आर ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। बेटा रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, as per business entity concept, the accounts of owner and the accounts of business are separate, which means drawings, which means drawings will result in decrease in capital of the owner। क्या ये क्लियर है सर? हाँ भाई। सर उसके बाद कहता है स्टेट टू रीजन व्हाई हुस्साम मे हैव चूजन नॉट टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहली बात तो सर क्या पता उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना ही ना आते हो, उसके पास स्किल ही ना हो। हुस्साम might not have the relevant skill set टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आता ही नहीं है सर उसको, जितना आता था उसने कर लिया। सर और क्या हो सकता है सर? हुस्साम सोल ट्रेडर है ना, इतने काम होते हैं ओनर को, क्या पता उसके पास टाइम ही ना हो बेटा फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का। Hussam might have no time as he is the sole owner of the business
टू प्रिपेयर टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बेटा। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। क्या ये क्लियर है सर हमें? जल्दी बताएं भाई। चले आगे हैं वही सर एडवाइस वाला, तो पता ही था, आता ही है। हुसाम हैज नाउ डिसाइडेड दैट ही विल नीड टू मेंटेन मोर डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. He is considering using a computerized accounting system. Advise Hostam whether or not he should use a computerized accounting system. Justify and answer by considering the advantages and disadvantages of computerized accounting system. सर क्या ये मेरी थ्योरी में था? एक थ्योरी में तो था बेटा, अभी ओ लेवल्स की था या A2 की था, मुझे याद नहीं है। क्या मेरी थ्योरी में आपको मिला ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे? क्योंकि मैंने डाले थे एक जगह पे, मुझे याद है। अब आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, कोई बताएगा, कंफर्म करेगा सर? हाँ भाई, थे या नहीं थे? पता ही नहीं है सर हमें, या तो हम बताने की जहमत ही नहीं कर रहे। हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। है। हाँ मैं कर दूंगा जुनेद, याद है मुझे, ओ लेवल में भी देख लिया था। चलो, कहीं ना कहीं तो मैंने डाले थे, मुझे याद है बेटा। आई थिंक ओ लेवल्स में है। A2 में है तो पेज नंबर बताना भाई, ये शायद वायद नहीं किया, अगर पेज नंबर बता, किस पेज पे है, ढूंढ के बता जल्दी से। ओ लेवल में मिल गया मुझे, मुझे याद था कि मैंने कहीं डाला है, तो आ जाए सर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, आ जाए सुन लेते हैं। और फिर इसको जो है ना बेटा, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट इसका लेके डाल दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आए, एडवांटेजेस क्या है सर? सर अगर जो है सर अगर जो है आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, टाइम सेविंग भी होगा और लेस लेबर रिक्वायर्ड है। सर डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है। सर चांसेस ऑफ हैकिंग ऑफ योर डेटा इज वेरी मिनिमल, कोई आपका डेटा चोरी नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अमेंडमेंट्स कैन बी इजीली मेड, अगर मैं कोई भी इशू, कोई भी, अगर मुझे पहले 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 जमाने में क्या होता था बेटा, लंबे लंबे लेजर्स बनते थे, उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो बुक होते थे। तो अगर कोई गलती होती थी सर, तो बड़ा ही मसला होता था, वो वाइटो से आपको एडजस्टमेंट्स या अमेंडमेंट्स करनी पड़ती थी। अब कंप्यूटर से तो क्या होगा, फौरन चेंजेस हो जाएंगे। बैकअप इजीली है सर। सर अगर वो आग लग गई बेटा मेरी फैक्ट्री में और सारे लेजर जल गए, तो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो जल जाएंगे बेटा, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कंप्यूटर में बैकअप्स होते हैं बेटा, तो आराम से आप रख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंस, सर खर्चा होता है, बहुत हैवी एक्सपेंस है बेटा। डेटा कैन बी हैक्ड, सर इफ वन प्रॉब्लम अकर्स होल सिस्टम विल स्टॉप। सर टाइपिंग एरर की वजह से गलतियां हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं बेटा। तो अब मैं लिखता हूँ आपके सामने, देखिएगा। Advise Husam whether or not he should use computerized accounting system. Justify your answer by considering advantages and disadvantages. तो आ जाए बेटा। By using computerized accounting system, by using computerized accounting system, बताया था बेटा जितने मार्क्स का होगा उतने पॉइंट्स लिखने हैं विद 1 मार्क कंक्लूजन, तो 7 मार्क्स का है, यानी 6 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज। आपको 4 एडवांटेज लिखने हैं और 2 डिसएडवांटेज लिखने हैं, वो भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स की बातें लिखनी है बेटा और 1 मार्क कंक्लूजन का। तो मैं लिखता हूं, बाय यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम द डेटा will be accurate and less time consuming. सर पता है क्या होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में? आप सॉफ्टवेयर लगा लो बेटा, ट्रांजेक्शन उसको दे दो, वो खुद ही डबल एंट्री बनाता है, वो खुद ही लेजर्स बनाता है, वो जो है खुद ही जो है भाई वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। अगर किसी ने सैप ओरेकल का नाम सुना हो, तो वो तो बेटा फाइनेंशियल्स भी खुद बना कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट, SOFP। तो बाय यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम द डेटा विल बी एक्यूरेट and less time consuming. Furthermore, furthermore,
The security of the data, furthermore, the security of the data will be protected via passwords which will not be possible for unauthorized users to access. सर पुराने जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े लेजर्स में बनता था और रिकॉर्ड रूम में रख देते थे। रिकॉर्ड रूम में कोई भी ताला तोड़ के रात में जाग के देख सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेटा, लेकिन यहाँ तो पासवर्ड के बगैर आप खोल ही नहीं सकते। मोर ओवर, और क्या लिख सकते हैं बेटा? सर और आप ये लिख सकते हो कि बैकअप इजीली हो सकता है, अमेंडमेंट्स आराम से कर सकते हो। मैं बैकअप का लिखता हूँ, मोर ओवर, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स like fire, the backup is easy to make, which may protect the accounting records। बेटा मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में नहीं लिखना है, आपको जो है वो पैराग्राफिंग में लिखना है। तो सर मैंने 3 मार्क्स, 3 बातें मैंने कर ली बेटा। पहली बात ये रही, दूसरी बात ये रही, और तीसरी बात ये रही। तो 3 मार्क्स मुझे मिल चुके हैं। अब आए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। Using computerized accounting system, using computerized accounting system may be expensive, which Hussam might not be able to afford। ऐसा ही है सर, हो सकता है हम अफोर्ड ही ना कर पाए। सर उसके बाद the data on systems will be exposed to hacking, which may affect the confidentiality of accounting records। सर और क्या था? सर टाइपिंग एरर की वजह से आपका काम खराब हो सकता है। सर और क्या हो सकता है? अगर कंप्यूटर में कोई मसला आ गया, आपके सारे ऑपरेशंस क्या होंगे बेटा? रुक जाएंगे। तो इन केस ऑफ एनी इश्यूज, इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इश्यूज, इस तरह लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर or software issues, in case of any hardware or software issues, the operations of Hussam's business might come to a halt। halt मतलब स्टॉप बेटा, अच्छे वर्ड यूज करवा रहा हूं। तो सर 6 मार्क्स पूरे हो गए। रिकमेंडेशन आपने देनी है, 1 मार्क रिकमेंडेशन का है। हुस्साम शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंट। मैं बेटा फायदे के, एडवांटेज के को रिकमेंड कर रहा हूं। हुस्साम शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम as data can be easily maintained and updated। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, जरा इसको पढ़ के